इथ तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयथ तप्पति पापंग में कतंगति तपति भिय्यो तपति दुगतिं गतो। यहाँ संतप्त होता है, मरकर संतप्त होता है। पापकारी यानी कि पाप करने वाला दोनों स्थानों पर संतप्त होता है। मैंने पाप किया है ऐसा सोचकर संतप्त होता है। दुर्गति को प्राप्त हुआ बार बार संतप्त होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र पुस्तक से, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। पेज नंबर 47, अध्याय 8, भरूच स्तूप का प्रसंग। लगरगवां रेलवे स्टेशन कैसे स्थापित हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भरूच स्तूप की खोज की। जोसेफ बेलगर उनके सहायक थे। खुदाई में नक्काशीदार तोरण, वेदिका, जातक कथाओं का शिल्पांकन, अभिलेख, अनेक बहुमूल्य सामग्री मिली। भरूच के लाल पत्थर पर जो नक्काशी है, पॉलिश की जो अदाकारी है, वो महोगनी की लकड़ी का भ्रम पैदा करती है और सहसा यकीन नहीं होता कि हमारे पुरखे 2000 साल पहले भी इतने बड़े कलाकार रहे होंगे। अंग्रेज इसे लंदन ले जाना चाहते थे। कनिंघम ने विरोध किया। कनिंघम यूरोपियन थे, मगर दिल भारत के लिए धड़कता था। भरूच गांव में 200 से अधिक घर तब तक के ज़माने में भरूच स्तूप की ईंटों से बनाए गए थे। कनिंघम ने स्तूप की बर्बादी अपने आँखों से देखी थी। वे स्तूप को कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित करना चाहते थे। तब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का ज़माना था और भरूच के नज़दीक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। आखिरकार भरूच स्तूप की खुदाई में मिली विशाल सामग्री को रेलवे से कोलकाता भेजने के लिए भरूच के पास नया रेलवे स्टेशन बनवाया गया। वही लगरगवां रेलवे स्टेशन है। कनिंघम के ज़माने में 200 से अधिक घर भरूच गांव में भरूच स्तूप की ईंटों को लूटकर बनाए गए थे। विचार कीजिए कि भरूच स्तूप की भव्यता प्राचीन काल में कैसी रही होगी। भला हो अलेक्जेंडर कनिंघम का कि वे सभी कुछ सहेज कर और ट्रेन पर लदवा कर कोलकाता म्यूजियम में करीने से रखवा दिए, वरना आज हम कैसे जान पाते कि विपस्सी बुद्ध और कोणागमन बुद्ध भी हुए। जीवक का जीवांत अस्पताल हम कैसे देखते वो जेतवन विहार, राजा प्रसेनजीत और राजा धनभूति की वो दानवीरता। भरूच स्तूप के सर्वाधिक विख्यात दानदाता राजा धनभूति हैं। पूर्वी सिंहद्वार पर रेलिंग पर राजा धनभूति का नाम लिखा है। पूर्वी सिंहद्वार पर लिखा है, सुगनंग राजे रंग्यो गागीपुतस विसदेवस पोतेन गोतीपुतस आगरजूस पुतेन वाची पुतेन धनभूतिन कारितिंग तोरणंग, जिसका अर्थ हुआ कि सुगन राज्य के सम्राट गागीपुत्र विसदेव के पौत्र और गोतीपुत्र आगरजू के पुत्र वाछीपुत्र धनभूति ने यह तोरण बनवाया। मतलब कि राजा धनभूति के पिता का नाम आगरजू था, माँ का नाम वाछी था और इनके दादा गागीपुत्र विसदेव सुगन राज्य के सम्राट थे। सुगन राज्य कहाँ था? हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो सुग है, वही प्राचीन काल में सुगन या फिर सुगना राज्य के नाम से जाना जाता था। तब यह पुराने पंजाब की राजधानी थी। ह्वेनसांग को यह जनपद थानेश्वर से मतिपुर आते समय मिला था। बुद्धिज्म के रंग में डूबा हुआ था। इतिहासकारों में सुगनंग रजे का अर्थ शुंगों के राज्यकाल में बताकर धनभूति को शुंगों का सामंत साबित किया है और भरूच पर शुंगों का कब्जा दिला दिया है। भरूच की रेलिंग के एक अभिलेख में धनभूति ने अपने आप को राजा लिखवाया है। फिर वह शुंगों का सामंत कैसे हुआ? भरूच के पूर्वी सिंह द्वार पर जो राजमिस्त्री के निशान बने हैं, वे खरोष्टी में हैं। इसलिए कनिंघम को विश्वास था कि धनभूति द्वारा बनवाए गए तोरण में पश्चिमोत्तर के कारीगरों का भी योगदान है और यह पश्चिमोत्तर सुग का निकटतम इलाका है। सुगन वंश शुग जनपद का प्राचीन वंश है। इसी सुगन वंश के धनभूति ने भरूच स्तूप का सिंह द्वार और रेलिंग बनवाए थे। इसे बनवाए जाने का श्रेय शुंगों को नहीं मिलना चाहिए।
भरहुत स्तूप के शिल्पांकन में नागराजा एरपत का नाम लिखा है एरपतो नागराजा भगवतो वदन्ते। अर्थ हुआ कि नागराजा एरपत भगवत यानी कि बुद्ध की वंदना करते हैं। नागराजा एरपत घुटनों के बल झुके हुए हैं। ऊपर 5 पन का नाग गण प्रतीक है। इसी एरपत नाग से एरावत नाग का विकास हुआ है। नाग का अर्थ सांप और हाथी दोनों है। एरावत हाथी इंद्र का वाहन है जिसको 5 सूंड हैं। 5 पन के एरावत नाग से 5 सूंड का एरावत नाग यानी कि हाथी का विकास हुआ है, जो आगे चलकर पौराणिक कथाओं में इंद्र का वाहन हुआ। एक फूले हुए वृक्ष के नीचे खाली सिंहासन है। खाली सिंहासन बुद्ध का प्रतीक है। खाली सिंहासन के समक्ष एरपत नागराजा वंदना की मुद्रा में घुटनों के बल झुके हुए हैं। नागराजा एरपत का विवरण धम्मपद की गाथा संख्या 182 की कमेंट्री में मिलता है। इसके अलावा ह्वेनसांग ने भी यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया है। धम्मपद में नागराजा एरपत का नाम एरकपत्त मिलता है। इसी नागराजा एरकपत्त के नाम पर मध्य प्रदेश में एरकीर्ण यानी कि एरीकीर्ण है, जिसे फिलहाल एरण या फिर एरण कहा जाता है। यह तोरमाण आदि के कारण ईरानी प्रभाव का उच्चारण है। काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि एरक नाम के नाग के कारण इस नगर का नाम एरक है। एरक क्षेत्र में कभी बौद्ध नागवंशीय राजाओं का शासन था। वहाँ से कमल बोधि वृक्ष प्रकार के पुराने सिक्के मिले हैं। एरण पुरास्थल कोई 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्य टीले पर वर्तमान एरण गांव बसा है। भरहुत स्तूप पर अंकित एरपत नाग इसी एरकण क्षेत्र का शासक थे और बौद्ध भी थे। महाभारत जो अपने आदि पर्व में जिस एरक नाग का उल्लेख करता है वह भरहुत स्तूप का एरपत नाग ही है। भरहुत स्तूप पर एक शिल्पांकन है जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। भरहुत स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, सो इस शिल्पांकन का विश्लेषण धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। शिल्पांकन में कार्तिक का महीना है, सो धान की बाली तैयार है। धान की बाली के साथ शिल्प में एक महिला का अंकन है। शिल्पांकन में दूसरी ओर दूसरी महिला एक वृक्ष के नीचे भोजन बना रही है। वृक्ष आंवला का है। कार्तिक में आंवला अपनी गोलाई ले लेता है। शिल्प में गोल गोल रेखांकन आंवला का फल है। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का रिवाज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को है, जिसे कि आंवला नवमी भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में आंवला नवमी एकमात्र चर्चित पर्व है जिस दिन किसी वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और खिलाया जाता है। आंवला नवमी दीपावली के 9वें दिन मनाई जाती है। शिल्पांकन बुद्धिस्ट आर्ट है, सो बौद्धों की परंपरा में सिर्फ पुष्य बुद्ध को ही ज्ञान आंवला के वृक्ष के नीचे मिला था। चूंकि यह शिल्पांकन पुष्य बुद्ध के संबंधित है और पुष्य बुद्ध का चित्रण हमें अजंता की गुफा संख्या 17 में मिलता है। गौतम बुद्ध के अंदाजन 500 साल पहले पुष्य बुद्ध अस्तित्वमान थे। प्राचीन काल की वो तमाम घटनाएं, वो तमाम पर्सनैलिटी भरहुत स्तूप पर अंकित हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के हम आभारी हैं जो उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए बचाया। भरहुत स्तूप पर एक राजा का नाम तस्वीर सहित उत्कीर्ण है। राजा का नाम है चकवाक नागराज। उस पर लिखा है चकवको नागराज। जाहिर है कि ये नागवंशीय राजा थे और सिर पर गण का टोटम नाग धारण करते थे। यही नागवंशी राजे बुद्ध के रक्षक थे, सो अनेक बुद्ध प्रतिमाओं के सिर पर यह टोटम दिखाई देता है। कहाँ है भारत के राजनीतिक इतिहास में राजा चकवाक का इतिहास? आपने तो उन्हें सांप समझकर छोड़ ही दिया है। भरहुत से यह अभिलेख है, उसमें लिखा है मोर गिरिरम्मा थुपस दासस थानंग थम्बा, यानी कि मोरगिरी में थुपदास का दान स्तंभ। अभिलेख की 2 बातें जो ध्यान को आकृष्ट करती हैं वो ये हैं कि कभी भारत में मौर्यों के नाम से पहाड़ का नाम था और दूसरी यह कि लोग स्तूप के नाम पर भी बच्चों का नाम रखते थे, जैसे कि थुपदास। मगर यह दान स्तंभ जो सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट करता है वह यह कि गौतम बुद्ध की माता ठीक वैसे ही खड़ी हैं जैसे कि पौराणिक लक्ष्मी। पौराणिक लक्ष्मी मूल रूप से गजलक्ष्मी
यानी कि बुद्ध की माँ की नकल है। भरूच में यह यक्ष की प्रतिमा है, लेकिन लोग इसे हनुमान मानकर पूज रहे हैं। प्राचीन भारत की अनेक मूर्तियाँ मूल रूप में कुछ और हैं और परिवर्तित होकर कुछ और हो गई हैं। उनमें से एक उदाहरण ये भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित मटका फोड़ की लीला बुद्धिज्म के इसी आर्ट से प्रभावित हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।